वेलकम टू स्टडी क्लासेस। मैथमेटिक्स के इस सेशन में इंटरमीडिएट सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये 12वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन। और परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो सकता है। आपका 8 नंबर का एक सवाल इससे निश्चित ही पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है, सभी पेपरों में पूछा जाता है। तो क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन क्या है? जो न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने की बात हम करते हैं ग्राफीय विधि से, तो वहां पर हम लीनियर प्रोग्रामिंग की चर्चा करते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे अगर हमको माल की ढुलाई करनी है तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा व्यय न्यूनतम हो और हम अधिकतम वस्तु को वहां तक पहुंचा सकें। या हम लाभ की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो व्यापार का एक सिद्धांत है कि इन्वेस्टमेंट न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम हम लागत लगाएं और लाभ जो हमको मिले वो अधिक से अधिक। इन्हीं सब पर आधारित है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की समस्याएं। और यहाँ पर कई तरीके के सवाल हो सकते हैं, आहार संबंधी, उत्पादन संबंधी, परिवहन संबंधी, 2 प्रकार के सवाल होंगे। एक में आपको इनइक्वलिटीज दी होगी और एक में इनइक्वलिटीज की जगह पर आपको भाषा के रूप में लिखा होगा। जैसे समीकरण, रैखिक समीकरण बनाकर हम हल करते थे, उसी प्रकार से यहाँ कुछ गणित के इनइक्वलिटीज के बारे में चर्चा की जाएगी और इनइक्वलिटीज आपको बनाना होगा और उसके बाद फिर उनका सलूशन देखना। तो सबसे पहले कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की समस्या का हम हल कैसे करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या या जो लीनियर इनइक्वलिटीज दी हैं उनको हल करने के लिए सबसे पहले आपको उसका ग्राफ खींचना आवश्यक है। जो भी लीनियर यानी रैखिक रेखा का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, इसकी चर्चा हमको करनी है। आपने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ी है, रैखिक असमीका नाम का चैप्टर 11th में पढ़ा है। रैखिक असमीकाएं जब दी होती हैं तो उनका हम ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ की सहायता से ये ज्ञात करते हैं कि उनका कौन सा अर्धतल उस इनइक्वलिटीज के द्वारा परिभाषित है या कौन सा घिरा हुआ भाग होगा। उस रैखिक असमीका के द्वारा कौन सा क्षेत्र आएगा, मूल बिंदु जिसमें स्थित है वो आएगा अथवा जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है वो आएगा। तो इस प्रकार से हम रैखिक असमीका का ग्राफ खींच लेंगे और उसके बाद हम कोणीय बिंदु देखेंगे। अगर 2 या 3 जो भी हमारे पास दी हुई हैं, कभी कभी 2 असमीकाएं दी होती हैं, कभी कभी 2 से अधिक भी दी होती हैं, तो उनका जो ग्राफ हम खींचेंगे उन ग्राफ से प्रतिच्छेदन में देखेंगे कि उनका छायांकित भाग जो हमको मिल रहा है वो त्रिभुजाकार है या चतुर्भुजाकार है। अगर त्रिभुज के आकार का है तो 3 कोणीय बिंदु मिल जाएंगे, चतुर्भुज के आकार का है तो 4 कोणीय बिंदु मिल जाएंगे, पंचभुज के आकार का है तो 5 कोणीय बिंदु मिल जाएंगे और इस प्रकार से कोणीय बिंदु की सारणी ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास एक उद्देश्य फलन दिया होता है जिसको हम z कहते हैं और उसी का हमको अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। तो z का अधिकतम या न्यूनतम मान हम उन बिंदुओं पर ज्ञात कर लेते हैं और जहां पर z अधिकतम होता है वो अधिकतम का बिंदु हो जाता है, वो हल हो जाता है। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो हम इसी प्रकार से न्यूनतम मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये बात हुई जब छायांकित भाग है तब। और अगर छायांकित भाग नहीं है, यानी जो असमीकाओं से घिरा हुआ भाग है, सुसंगत क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, वो छायांकित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। और अगर अधिकतम पूछ रहा है तो z ग्रेटर देन m का भी आलेख खींचेंगे और अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो z लेस देन m का आलेख खींचेंगे और देखेंगे कि क्या कोई उभयनिष्ठ बिंदु है। अगर उभयनिष्ठ बिंदु है तो कोई भी मान उसका हल नहीं होगा और अगर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो अभीष्ट मान जो हमने निकाला है वो उसका हल हो जाएगा। रफ वर्क अगर हम देखें तो एक मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है और अभी हम प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चर्चा हो पाएगी। और इस प्रकार से हमारा ये 2 इनइक्वलिटीज हो गई
एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन 0 था, यानी पहले चतुर्थांश में भी होगा। और जब हम सुसंगत क्षेत्र देखते हैं तो हमारा ये मिला, तो सुसंगत क्षेत्र ये मिला माने इतना मिला, तो हमारे पास 3 बिंदु ये हो गए और ये कोणीय बिंदु कहलाते हैं। इन कोणीय बिंदुओं के लिए हम z के मान ज्ञात कर लेंगे। z का मान अगर ये a है, b है, c है, तो ZA, ZB और ZC है। अगर अधिकतम पूछा जा रहा है तो जो अधिकतम होगा वो अधिकतम मान लिख लेंगे, वो उत्तर हो जाएगा। और न्यूनतम पूछा जा रहा है तो जो न्यूनतम होगा वो हम लिख लेंगे, वो न्यूनतम। और इस प्रकार से हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर इसका हल ये वाला क्षेत्र नहीं है, माने जो घिरा हुआ भाग है वो सुसंगत क्षेत्र नहीं है, ये आकृति जो बनी थी इसी को सुसंगत क्षेत्र कहा जाता है। ये ए बी सी जो है वो कोणीय बिंदु कहलाते हैं, ये सुसंगत क्षेत्र है घिरा हुआ। तो इस प्रकार से अगर घिरा हुआ भाग हमको सुसंगत नहीं मिल रहा है और ये बिंदु मिल रहा है, यानी हमको इस प्रकार से ये भाग मिल रहा है, तो अब हमारे पास कोणीय बिंदु ए बी सी तीन है। फिर हम वही काम करेंगे, लेकिन अब हम z अगर m है तो z ग्रेटर देन m, और अगर न्यूनतम है तो z लेस देन m का आलेख खींचेंगे और देखेंगे कि क्या आलेख इसके साथ उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ है तो कोई मान नहीं होगा, और कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो जो दिया गया मान है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करने का तरीका हुआ। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। अब हम एक प्रश्न देखते हैं। जब तक प्रश्न की चर्चा नहीं करेंगे तब तक आपको 90% क्लियर नहीं होगा कि हम कैसे हल करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत कठिन लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत आसान है। अभी हम कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत आसान सवाल है। बस ये है कि एक प्रॉब्लम जो हम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत आसानी से हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर में कि एक प्रश्न आप पढ़ लीजिए और जितने सवाल है सब के सब वैसे हैं बिल्कुल। एक प्रश्न अगर आप हल करना जान जाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 में पूछा भी गया है, उसकी चर्चा हम करें। तो ये आप देखिए, एक प्रश्न है, आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए तथा z बराबर 200 x धन 500 y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने दोनों मान पूछ लिया है कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों हम ज्ञात करना आपको इसमें बता देंगे। और समस्या क्या है, x धन 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 24 एंड x y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास असमीकाएं दी हैं उसको लिख लेंगे। असमीकाएं क्या हैं, इनइक्वालिटी असमीकाएं। असमीकाएं हमारी हो जाती हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 24, और तीसरा जो हमारी इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और उद्देश्य फलन क्या है, उद्देश्य फलन z होता है, कितना है 200x धन 500। अब हमको सबसे पहला काम करना है कि इनका आलेख खींचना है। ये रैखिक असमीकाओं का आलेख क्या होगा इसको खींचना है। हम आपको एक बात और बता दें, हम एक हमारा वीडियो पड़ा हुआ है जिसका लिंक हम प्रयास करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दें, तो उसकी सहायता से आप ग्राफ बनाना खींच सकते हैं कि कैसे ग्राफ हम खींचें। तो उस लिंक की सहायता से आप देखेंगे तो आपको इसका ग्राफ खींचना आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे हम यहाँ भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कैसे खींचा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ संगत समीकरण लिखेंगे। संगत समीकरण क्या होंगे, x धन 2y बराबर 10, ये आपका 3 हो गया, और 3x धन 4y बराबर 24, ये आपका 4। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका संगत समीकरण x बराबर 0 y बराबर 0। यहाँ पर कभी कभी और भी दे देता है, 2 असमीकाएं नहीं 3 4 5 दिए हुए हैं, तो सबका संगत समीकरण लिखना होगा और सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 के लिए, और क्या करेंगे 3 के लिए एक यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे इस तरीके से।
टेबल में ब्लॉक बना लेंगे इस तरीके से। एक हो गया x, एक हो गया y, और यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स यानी बिंदु। अब x का मान 0 रखेंगे। जब x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 5 आएगा, यानी आपका जो ये बिंदु हो जाता है 0, 5। और यहाँ पर फिर हम x को 0 रखे थे, अब y को 0 रखेंगे, तो y 0 रखेंगे तो x 10 आ जाएगा। इसी समीकरण में रखेंगे, समीकरण 3 की बात कर रहे हैं, तो आपका बिंदु हो गया 10, 0, ये हो गया आपका बिंदु। और इसी प्रकार से हम समीकरण 4 की बात करें, 4 के क्या होगा, बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन का होना आवश्यक है। अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न हैं कि तुरंत यहीं आप एक लेक्चर देख लीजिए पूरा ढंग से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। x 0 रखिए, y मिलेगा 6, y 0 रखेंगे, x मिलेगा 8, यानी 0, 6 हो गया c, और b हो गया आपका 8। यानी किसी रेखा का ग्राफ खींचने के लिए पहले हमको ये सारणी बनानी पड़ेगी, और इस सारणी को बनाने का तरीका क्या है, संगत समीकरण के लिए पहले x 0 रख देंगे तो y मिल जाएगा, फिर y 0 रख देंगे तो x मिल जाएगा, और हमको 2 बिंदु मिल जाएंगे। 2 बिंदु मिल जाएंगे तो हम ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। क्योंकि 2 ही इनइक्वालिटीज थी इसलिए 2 समीकरण थे, 3, 4, 5, 6 जितने इनइक्वालिटीज होंगी सबके लिए हम इस तरीके से समीकरण प्राप्त करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमको इनका आलेख खींचना है, और आलेख खींचने के लिए हमको एक निर्देशांक अक्ष की जरूरत होगी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ हम देख रहे हैं कि सब धनात्मक मान है। इसके अलावा जो ये इक्वलिटी है ये भी बता रही है कि ऋणात्मक मान दिए हुए हैं, यानी धन मान दिए हैं। x का मान 0 से बड़ा है माने धनात्मक दिशा वाला है, y भी 0 से बड़ा है यानी प्रथम चतुर्थांश की ही बात हो रही है। तो जो हम निर्देशांक अक्ष बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि हमारा प्रथम चतुर्थांश बड़ा हो, प्रथम चतुर्थांश जो है वो बड़ा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेकंड की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने फर्स्ट वाले को अच्छे से बड़ा बना लिया। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश, और ये पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाता है 0। अब क्या करेंगे, इनका हमको ग्राफ खींचना है, और ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 5 और 10, x पर हमको 10 चाहिए, y पर 5 चाहिए, x पर हमको 8 चाहिए और y पर 6 चाहिए। तो आप यहाँ बराबर बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चूंकि हमको y पर 6 ही अधिकतम चाहिए तो बस बहुत, और x पर हमको अधिकतम 10 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर यहाँ पर आपका 10। इस प्रकार से हमको ये मान मिल जाते हैं जिनका हमको ग्राफ में इसकी जरूरत पड़नी है, और इसी की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। ये जब आप बराबर बराबर दूरी पर लगा लेते हैं तो आपका ग्राफ अच्छा बनता है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं जिसमें जो छायांकित भाग है वो बहुत छोटा बन रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब ये वाला छायांकित भाग बन रहा है, आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिख भी नहीं रहा होगा, हम यहाँ पेन रख रहे हैं, आप देखिए मार्कर से, ये बन रहा है। तो जब आपको ये दिख नहीं रहा है तो फिर अगर आप ये पॉइंट्स बड़े नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉपी का पेज है पूरे एक पेज पर हम बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, और हमेशा आप प्रयास करिए जो आपकी कॉपी का पेज है बाएं पेज या दाएं पेज पर आप पूरा एक पेज ले लीजिए ग्राफ बनाने के लिए। एग्जाम में ये आप निश्चित करेंगे, और तरीका ये है कि आपकी जो कॉपी है उस कॉपी में आप बाएं पेज से शुरू करें, प्रश्न को बाएं पर पूरा लिखें, दाहिने पेज पर ग्राफ बनाएं और फिर पेज पलटें। तो जो आपको भाषा लिखनी है वो नीचे जगह बच रही है तो लिखें, नहीं तो पेज पलट के फिर से अगले दाएं पेज पर लिखें। तो जब आप ये सॉल्यूशन बाएं पेज पर जैसे हमने लिखा है और फिर ये दाएं पर ग्राफ दे देते हैं तो चेक करने वाले को बड़ा आसान होता है, और वो बहुत आसानी से इधर पढ़ते हुए इधर चेक कर लेता है। अब आपने आधा यहाँ लिखा आधा वहाँ लिखा तो उसको असुविधा होती है, जिसमें आपकी मार्किंग में भी उसका इफेक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर हम ग्राफ की बात करते हैं। एक कितना है 0,5, 0,5 माने x का मान 0 है, y 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका a।
और इसी प्रकार से बी है 10 0, बी यानी एक्स पर हमको ज्यादा लेना है, ये हमारा ए हो गया, और एक्स पर ज्यादा लेना है, हमने वाई पर ज्यादा ले लिया है, और उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका बी है, यानी ये आपका बी हो जाता है। और अब हमको इसको मिला देंगे, आप पटरी रख के और इनको अच्छे से मिला देंगे, एक सीधी लाइन आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपके पास एक लाइन हो जाएगी और इसको आप आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लिख देंगे एक, एक का मतलब असमिका एक हो गई, ये ए हो गया आपका 0 5, बिंदु का निर्देशांक भी यहाँ लिखेंगे, और बी हो गया 10। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये सी की बात करते हैं, सी क्या है, इसके दोनों पॉइंट हो गए, वो लाइन हमने खींच दी। सी की बात करेंगे, सी क्या है 0 6, तो 1 2 3 4 5 यहाँ था, 0 6 ये होगा, यानी ये बिंदु आपका सी होगा। और निर्देशांक आप लिख लीजिए 0 6, और डी क्या है 8 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, और ये आपका हो जाता है डी 8 0। अब क्या करेंगे, सी और डी को मिला देंगे, पटरी से आप मिलाएंगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो अच्छा खींचेगा और बराबर से आप खींच देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो इनइक्वलिटी 2 है वो हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा सुसंगत क्षेत्र क्या है। ये देखना सबसे कठिन समस्या छात्रों को लगती है, जबकि बहुत आसान है। हम यहाँ अलग बता रहे हैं, ये आपने खींच दिया, मान लीजिए ये 5 0 है और ये है 0, और आपका जो लाइन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी 8, ये है। तो जब 0 रखेंगे तो y का मान, इसको मान लीजिए ये 8 हो गया और ये 8, इसके हिसाब से। अब जब हम 0 0 रखेंगे इसमें, तो 0 0 से ये सेटिस्फाइड हो रहा है, कैसे 0 + 0 0 लेस देन, तो यानी 0 0 से ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए इसका वो अर्धतल होगा जिसमें 0 0 स्थित है, माने इसका ग्राफ ये होगा सुसंगत क्षेत्र। लीनियर इनइक्वालिटी आप 11th में पढ़ चुके हैं, वही है। और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन लगा होता तो ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, ये गलत लिखा है, 0 8 से छोटा होता है, बड़ा कहाँ होता है। तो अब इस स्थिति में अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ऊपरी अर्धतल हो जाएगा जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है। यही काम आपको यहाँ पर देखना है। जितनी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं सबके लिए, जितने रैखिक असमीकरण दी हैं सबके लिए आप यही काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से में कौन सा अर्धतल होगा। इस इनइक्वालिटीज की बात करें, 0 0 से संतुष्ट कराएंगे तो आएगा आपके पास 0 + 0 > 10, यानी 0 10 से बड़ा है। तो क्या 0 10 से बड़ा होता है? नहीं होता है। यानी हमारी जो रैखिक असमिका 1 है वो 0 0 से संतुष्ट नहीं हो रही है। रैखिक असमिका माने ये AB, तो इसका जो भाग है ये वाला होगा, ये वाला होगा। समझ रहे हैं बात? ये आप ये देखें। अब हम इसी प्रकार से दूसरी असमिका के लिए देखें तो 0 + 0 <= 24, 0 <= तो 0 तो 24 से छोटा होता ही है, यानी इसका जो छायांकित भाग होगा वो कौन सा होगा? नीचे वाला भाग होगा, नीचे वाला भाग होगा। अब आप ये देखिए कि कौन सा सब में उभयनिष्ठ है। क्योंकि x y > 0 ही है, तो x y > 0 है माने पहले चतुर्थांश में ही होगा। इसका निचला अर्धतल है, इसका ऊपरी अर्धतल है, तो जो ये ACE बन रहा है इसको हम E नाम दे देते हैं, जहां ये दोनों काट रहे हैं। ACE उभयनिष्ठ भाग जो दोनों में कॉमन है, तो जब ये दोनों में कॉमन है तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। इसको आप ऐसे निकाल देंगे और इसको छायांकित कर देंगे। ये हमारा ACE जो है ये सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, और ये एरो भी हम निकाल देंगे।
हम एक बार फिर रिवाइज किए दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि दोनों असमीकाओं को संतुष्ट कराएंगे 0 0 से और देखेंगे कि कौन सा भाग छायांकित आ रहा है, यानी किसका कौन सा अर्धतल है, और उसके बाद देखेंगे कि दोनों का जो छायांकित भाग है वो कौन सा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ACE मिले, कभी ये मिल सकता है, कभी AEDO मिल सकता है। तो ये जैसा प्रश्न होगा उसके हिसाब से हमको मिलेगा अलग अलग प्रश्नों में, लेकिन करना सभी जगह यही है। तो अब ई याद कर लेंगे हम, कटान बिंदु 3 तथा 4 का कटान बिंदु क्या होगा ये हम यहाँ से याद कर लेंगे। अगर इनको हम 2 से गुणा करके घटा दें तो 2x और x यानी x बचेगा और 4 बचेगा। x का मान 4 आएगा और y का मान आपके पास 3 आ जाएगा, यानी आपका हल होगा e का मान जो होगा 4 3। अब इसको आप निकाल तो लिए हैं, जल्दी से इसको संतुष्ट करा के देख भी लीजिए कि क्या सही है। 4 3 दूनी 6 10, 4 3 12 और 4 3 12 24, यानी 4 3 इसका एक हल हो गया। अब लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र छायांकित भाग AEC है, ये हम जानते हैं। अब क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु की सारणी, कोणीय बिंदु की सारणी। अब जब कोणीय बिंदु की सारणी हम बनाएंगे तो यहाँ आप देखें, यहाँ हम एक कॉलम बनाएंगे कोणीय बिंदु और यहाँ लिखेंगे z का मान। यहाँ आपके पास z का मान, और आप z बराबर भी यही लिख लें 200x 200x धन 500। अब आपके पास कोणीय बिंदु कौन मिले, जो सुसंगत क्षेत्र है उसके जितने शीर्ष हैं, किनारे A, C और E आपका आया है 4। तो A हो गया 0.5, C हो गया 0.6 और E हो गया 4। अब आप सब पर मान निकालेंगे। A पर मान जो निकालेंगे वो आएगा 25। ये मान यहाँ रख दीजिए, 0 धन 2500, ये रखेंगे तो 3000, और जब ये रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 नहीं 15 8 23। और क्या हमको निकालना है, अधिकतम या न्यूनतम। प्रश्न में कह रहा है न्यूनतम और अधिकतम दोनों ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप, ये आपका न्यूनतम हो गया और ये अधिकतम हो जाएगा, यानी न्यूनतम मान 2300 और अधिकतम मान 3000, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे इसको लिख देंगे कि z का अधिकतम मान बिंदु 0.6 पर 3000 होगा और z का न्यूनतम मान बिंदु 4.3 पर 2300 होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। z का अधिकतम मान बिंदु 0.6 पर यानी C पर 3000 और z का न्यूनतम मान बिंदु E यानी 4.3 पर 2300 होगा। और इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल कर लेते हैं। कभी कभी केवल ये दोनों हमने लिख दिया है, दोनों नहीं पूछा जाता है, या तो न्यूनतम या अधिकतम पूछेगा। तो न्यूनतम पूछेगा तो आपका ये 2300 हो गया, अधिकतम पूछेगा तो आपका 3000 हो गया। जैसा प्रश्न हो उसके हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमने देखा कि यहाँ पर ये समस्या जो थी इसका छायांकित भाग था, माने इसमें जो घिरा हुआ भाग था वो हमारा छायांकित भाग है, माने घिरा हुआ भाग ही सुसंगत क्षेत्र। एक प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसमें ये छायांकित भाग त्रिभुजाकार या चतुर्भुजाकार या कुछ जैसे AEDO हो जाता तो चतुर्भुज के आकार का हो जाता। हमारे पास AEDO 4 बिंदु मिल जाते, कोणीय बिंदु। EBD होता तो वो भी त्रिभुजाकार होता। तो ऐसी स्थिति में तो सुसंगत क्षेत्र था, तो ये हमारा न्यूनतम अधिकतम हो गया। अगर सुसंगत क्षेत्र छायांकित नहीं है, अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध माने ये वाला भाग है, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का भी जब एक प्रश्न हम करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इस तरीके के जितने प्रश्न हैं वो आपको कर डालने हैं
इन पर आधारित जिनमें आपको सुसंगत क्षेत्र मिलेगा, और अगर कहीं आपको मिल रहा है कि सुसंगत नहीं है तो उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, हम एक क्वेश्चन करेंगे तब आप उसकी सहायता से उसको कर सकते हैं। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमको ये देखना रहेगा कि इनइक्वालिटीज कितनी है। यहाँ पर 2 दी हैं और 2 ये हैं एक्स वाई एक्स वाई। कभी कभी इसी में इनइक्वालिटीज की संख्या बढ़ा देते हैं, तो जब संख्या बढ़ा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर लाइन उतनी ही बढ़ती जाएगी और फिर उसका हम प्रयोग यहाँ पर उसी के हिसाब से सुसंगत क्षेत्र हमको मिलेगा। कभी कभी x ग्रेटर देन 0 न लिख के x ग्रेटर देन 3 लिख देते हैं, तो जब x ग्रेटर देन 3 होगा तो 1 2 3 ये लाइनें खींचेगी और जो भाग होगा वो हमारा उधर वाला। कभी कभी x लेस देन 3 लिख देते हैं, तो जब x लेस देन 3 लिख दिया गया तो 1 2 3 ये वाली एक लाइन हो जाएगी और हमारा जो भाग होगा वो इसी के भीतर होगा। माने जो हमारा आलेख होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए एक हमारा ये था, इस तरीके से है, और x बराबर 3 की लाइन ये है, तो हमारा भाग इसी के भीतर होगा। इस तरीके के तमाम हो सकते हैं। फाइनली हमारे कहने का आशय ये है कि यहाँ पर पूरा हल इनइक्वालिटीज पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, लेस देन आर इक्वल टू 24 लिखा हुआ है, इसको बदल दिया जाए, कुछ ना बदला जाए, इसको ग्रेटर देन लेस देन से ग्रेटर देन आर इक्वल टू से हटा के लेस देन आर इक्वल टू कर दिया जाए, इसको लेस देन आर इक्वल टू से हटा के ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दिया जाए, पूरा प्रश्न बदल जाए। तो हमको पूरा यानी पूर्ण रूप से हम डिपेंड हैं इनइक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी को अगर हम ढंग से सॉल्व कर ले रहे हैं तो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं। और 8 नंबर का एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित आता है, तो आप अच्छे से इसको तैयार करें। आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 12.1 वो पूरी इसी पर आधारित है। अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं। जो आपके ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें अपरिबद्ध क्षेत्र आ रहा है उनको आप छोड़ देंगे, उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे, तब आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो ये बात हुई एलपीपी की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। एक प्रश्न हम ऐसा भी देखेंगे जिसमें अपरिबद्ध हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, हम अपने अगले वीडियो में उस कमेंट की सहायता से आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, अपने सिलेबस की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जो भी आपके ग्रुप हैं जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, वहाँ आप हमारे वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और हम प्रोत्साहित होते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो के माध्यम से इस YouTube चैनल पर अवेलेबल करा सकें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक होगा study_classes_Ajay_Mehrota। तो अगले सेशन में इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है उसकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।